हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी क्रम में आज का हमारा ये वीडियो है बजट लाइन, जो कि पार्ट है हमारी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। तो क्या होती है बजट लाइन, क्या होता है शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, इसका स्लोप क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर हैव लिमिटेड रिसोर्सेज दैट मीन्स इनकम। ओके, कंज्यूमर हैव limited income or limited resources, but he's having unlimited desires. ठीक है, तो आय जो है वो तो सीमित है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। कंज्यूमर की क्या इच्छा होती है, मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, सब कुछ खरीदना चाहता है, गाड़ी भी हो, मेरे पास एक अच्छा सा बंगलो भी हो। बट क्या होता है, उसकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। तो यहीं पे आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये स्टार्टिंग है हमारे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी उसके पास ये प्रॉब्लम रहती है कि उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे वो किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो परचेज करे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो थियरी है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हमारी जो बजट है, बजट लाइन है उसको। तो बजट लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमारी क्या अजम्पशंस रहती है, हमने क्या स्थिति है मार्केट की, या जो हमारी हम क्या क्या टर्म्स इसमें यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देर आर ओनली टू गुड्स इन मार्केट, गुड वन एंड गुड टू, एंड कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय ओनली टू गुड्स, गुड वन एंड गुड टू। वैसे तो देखिए, कंज्यूमर की डिजायर्स अनलिमिटेड होती है, बहुत सी चीजें खरीदना चाहता है और मार्केट में चीजें भी बहुत सी होती है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये मानेंगे कि गुड वन और गुड टू दो ही जो है गुड्स हैं। सिंप्लिसिटी भी कह लीजिए, और एक जो है थ्योरी है, हम थ्योरी को बिल्डअप करना चाहें, हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। यानी कुछ चीज़ें जो हैं, अजम्पशंस मतलब सिटरस पैराबस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम कांस्टेंट रख लेते हैं, जिनको मान लेते हैं कि हम ये ऐसी ही रहेंगी। कुछ चीज़ें जो है वेरिएबल रहती हैं। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि सिर्फ दो ही गुड है, गुड वन एंड गुड टू। उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे गुड वन है तो गुड वन की क्वांटिटी कितनी है, कैसे हम डिनोट करेंगे। तो माना गुड वन की जो क्वांटिटी है वो होगी, हम लिखेंगे x1। ओके, एंड जो गुड टू है वो उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी होगी, x2। इसको ठीक से लिख देते हैं, x2। उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है वो अपनी इनकम से ये जो क्वांटिटी खरीद रहा है, गुड वन की x1 क्वांटिटी एंड गुड टू की x2 क्वांटिटी, तो इसको हम कहेंगे बंडल। ठीक है, इसको इस तरह से हम डिनोट करेंगे, पैरेंथेसिस में x1 एंड x2, और ये होगा हमारा बंडल, बंडल x1 एंड x2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, बंडल कंसिस्ट क्वांटिटी ऑफ गुड x1 इज गुड वन इज x1 एंड क्वांटिटी ऑफ गुड टू इज x2। इन पर्टिकुलर अगर हम बोलें, जैसे नंबर्स में हम अगर डिनोट करना चाहें, तो अगर हम कहें कि बंडल है 8 एंड 12 का, तो दैट मीन्स इट कंसिस्ट क्वांटिटी ऑफ गुड वन इज 8 यूनिट्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड टू इज 12 यूनिट्स। आगे चलते हैं, इसकी क्या क्या assumptions हैं। फर्स्ट assumption is there are only two commodities in market on which consumer has to spend his whole income। मार्केट में सिर्फ दो ही कमोडिटीज हैं जिस पर कंज्यूमर को अपनी पूरी आय को खर्च करना है। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज नोन। इनकम जो है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो लिमिटेड है, और साथ ही वो नोन है, पता है हमें कि कितनी इनकम है। द थर्ड assumption is market price is known। जो भी गुड्स है, गुड वन एंड गुड टू, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी हमें पता है। एक जो फोर्थ assumption है जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो भी हालांकि इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ assumption ये है कि कंज्यूमर expenses consumers expenses is equals to its income, that means he spends his whole income on purchasing of two commodities। उन दो वस्तुओं को खरीदने के लिए कंज्यूमर जो है अपनी पूरी आय को खर्च कर देता है। ये इसकी एक assumption और भी है। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं algebraically। Suppose consumer is having income m rupees, consumer's income is
M, and the price of two goods X1 and X2 is P1 and P2 respectively. Okay, price of X1 is P1, price of X2 is P2. So X1, I mean good 1. Okay, so if consumer wants to buy X1 units of good 1, that what amount he needs? He needs amount P1 X1. If consumer wants to buy X2 units of good 2, then what amount is needed? Amount is P2 X2. That means what? If we take total of that, this cannot exceed his income. अगर हम इसका टोटल लेंगे तो जो आएगा वो जो इनकम है हमारी M उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू M. तो ये जो है ये जो आएगी इक्वेशन, दिस इज आ बजट लाइन. नहीं समझ में आया जिसके लिए एक और मौका है, थोड़ा इसको हम न्यूमेरिकली समझते हैं. देखिए सपोज जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो इनकम है मैंने माना एम इज 50 रुपीज. ठीक है, कंज्यूमर की इनकम 50 रुपीज है एंड ही वांट्स टू बाय gel pen and dot pen. There are only two commodities in market and he's spending whole her income on these two commodities. For one is gel pen and other is डॉट पेन. अब वो कैसे खरीदेगा, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे? सपोज अब इसकी प्राइसेस जो है गिवन है. सपोज जेल पेन की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज पर पेन एंड डॉट पेन की जो प्राइस है दैट इज 5 रुपीज पर पेन. सो प्राइसेस आर गिवन. ये हमारी अजम्पशन में भी था. इनकम इज गिवन एंड नोन. दिस इज ऑल्सो इन आर अजम्पशंस. तो अब कैसे करेंगे? सपोज हम पहला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन 1. इफ ही इज spending his whole income on dot pen, so he can buy 10 units of dot pen and here 0 units of gel pen. So the bundle is 0 10. और खर्चा क्या है उसका? तो देखिए जेल पेन पे 0 यूनिट्स ले रहा है, इसकी प्राइस है 10 रुपीज. तो जेल पेन पे कितना खर्च कर रहा है? 10 इंटू 0 प्लस डॉट पेन पे कितना खर्च कर रहा है? 5 रुपीज इसकी प्राइस है और 10 यूनिट्स ले रहा है तो 5 इंटू 10 दैट इज 50. सो 0 प्लस 50 इज 50 रुपीज. तो ये जो 10 है, 10 क्या हो गया हमारा? ये हो गया P1. क्वांटिटी कितनी है? X1 0 प्लस 5 क्या हो गया हमारा? ये P2. क्वांटिटी कितनी है? 10 यूनिट्स X2 और ये क्या है हमारी 50 जो क्या है हमारी? ये है इनकम. ये आ गया हमारा M. इस तरह से ये इक्वेशन आएगा P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन इक्वल्स टू M. So let's move to the another example, combination B. If suppose consumer is purchasing 1 unit of gel pen, that means he is spending how much? 10 rupees in gel pen. 10 into 1 and he is spending 5 rupees per pen on dot pen and he is purchasing 8 units of dot pen. That means how much he is spending total? 8 into 5. P2 into X2. So this is equals to 40 plus 10 is equals to 50. And so on. We can calculate other combinations also. This is 2 units of gel pen and 6 units of dot pen, 3 units of gel pen and 4 units of dot pen and so on. At last he is spending all his income on gel pen. That means 5 units of gel pen and 0 units of dot pen, and this is his budget line. Now you have I think you have understood that from where we have got this equation of budget line. budget line की equation कहाँ से आई? उम्मीद है आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब देखिए बजट लाइन कैसे बनेगी. ये जो जितने भी हमारे बंडल्स आए हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो है 10 0 10 1 8 2 6 ये जितने भी हैं हमने यहाँ पर इनको प्लॉट कर दिया है. देखिए यहाँ पे 0 10 0 यूनिट्स ऑफ जेल पेन एंड
10 units of dot pen, 1 unit of gel pen, 8 units of dot pen, 2 units of gel pen, 6 units of dot pen, 3 units of gel pen, 4 units of डॉट पेन। तो इस तरह से ये जितने भी पॉइंट्स थे उसको हमने यहाँ पर प्लॉट करके इसको मिला दिया। सो दिस इज बजट लाइन, दिस इज बजट लाइन। यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशन है जब हम उनको परचेज करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंसेस रहेंगे, हमारे जो खर्चे होंगे एग्जैक्टली हमारी इनकम के बराबर यानी कि 50 रुपीज होंगे। वी आर एज्यूमिंग दैट बोथ द गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल। जब हम ये एज्यूम करते हुए इस लाइन को खींचेंगे तो ये लाइन इस तरह से बन जाएगी। अब देखिए बजट लाइन दैट मीन्स क्या बताती है, एक बार थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो नीचे का पॉइंट अगर हम लेते हैं, इस बजट लाइन के नीचे कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है वो आप पूरा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिमम सिचुएशन नहीं है। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पर 1 एंड 6, तो यहाँ पर कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं। 1 जो यूनिट है हम ले रहे हैं जेल पेन का, जेल पेन की रेट है 10 रुपीज, 1 इंटू 10 प्लस जो 6 यूनिट्स है वो हम ले रहे हैं डॉट पेन की, तो उसकी प्राइस है 5 रुपीज। तो दैट मीन्स हाउ मच इज द टोटल एक्सपेंसेस, 30 plus 10 is equals to 40, but our income is what, our income is 50 rupees. So ये जो नीचे बजट लाइन के जितने नीचे जो भी पॉइंट है वो हमारे अफोर्डेबल पॉइंट है, बट इफ आई गो टू दैट पॉइंट, ये क्या है, दिस इज 3 यूनिट्स ऑफ जेल पेन एंड 10 यूनिट्स ऑफ डॉट पेन। दैट मीन्स कितने एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस कितना है, एक्सपेंस हमारा 3 इंटू 10, 3 यूनिट्स ऑफ जेल पेन, 3 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 यूनिट्स ऑफ डॉट पेन। दैट मीन्स कितना हो गया, 30 प्लस 50, तो ये हमारा हो गया 80 रुपीज। जबकि जो हमारी इनकम है, इनकम कितनी है, हमारी इनकम है ओनली 50 रुपीज। तो व्हाट डज इट मीन्स, it means that a budget line separates what is affordable from what is not affordable। ठीक है, क्या अफोर्डेबल है क्या नहीं है इस चीज को सेपरेट करती है बजट लाइन। तो इस बजट लाइन के ऊपर ये जो आप ब्लू एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन होंगे, जो भी बंडल होंगे दैट आर नॉट अफोर्डेबल, एंड इसके नीचे बिलो इसके जो जो भी बंडल होंगे दैट ऑल आर अफोर्डेबल। इस लाइन के ऊपर जो भी बंडल होंगे दैट ऑल आर आल्सो अफोर्डेबल, और यहाँ पे जो है उसकी इनकम जो है कंज्यूमर की पूरी इनकम जो है वो खर्च हो जाएगी। तो ये चीज बताती है हमारी बजट लाइन। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज बजट लाइन, द बजट लाइन इज also known as budget constraint. It exhibits all the combination of two goods that a consumer can manage to afford at a provided market prices and within the particular earning degree. That means budget line, जिसको कि हम budget constraint भी कहते हैं, वो सारे combinations बताती है जिसको कि consumer afford कर सकता है, खरीद सकता है, जबकि जो कीमतें हैं, बाजार कीमतें वो दी हुई हो, और जो पर्टिकुलर जो इनकम है या जो अर्निंग है वो भी दी हुई है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं बजट लाइन की, जो इंटरसेप्ट है उसकी हम बात करेंगे। तो बजट लाइन के इंटरसेप्ट क्या होते हैं, क्या कैसे है, ये हम देखेंगे। फिर हम आगे ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे कि बजट लाइन जो शिफ्ट है किस चीज में कैसे चेंज होने से बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो इंटरसेप्ट है उसको समझते हैं, फिर उसका स्लोप जो है उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए सपोज ये एक तो बजट लाइन तो हमने क्या थी हमारी, P1, कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू M। ये जो है ये थी हमारी बजट लाइन। उसके बाद क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बजट लाइन को यू कैन रिटर्न दिस एज x1 इज इक्वल्स टू M अपॉन P1 प्लस P2 x2 अपॉन P1। ठीक है,
तो ये जो लाइन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखा है तो आप मेरे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के दूसरे वीडियोस ज़रूर देखिएगा, मैथमेटिक्स के वीडियोस देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ये बिल्कुल सिंपल जो हमारा 6-7 में हम जो इक्वेशंस पढ़ते हैं ये वही वाला मैथमेटिक्स है। हमने इसको x1 की टर्म को इधर रखा है और इस टर्म को हम इधर ले गए हैं, इस टर्म को हम इधर ले गए हैं, ठीक है। और ये जो p है ये भी यहाँ पे नीचे आ गया है। तो इस तरह से ये इक्वेशन आई, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक फॉर्म तो ये होती है, एक फॉर्म हम इसकी ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल्स टू m अपॉन p2 प्लस p2 सॉरी p1 x1 अपॉन p2। अब देखिए इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर हम पीछे हमारा बजट लाइन का जो ग्राफ है, बजट लाइन का जो हमने ड्रॉ किया है डायग्राम, उसको हम देखें तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है, इसका वाई एक्सिस पे बुक्स दे रखी हैं 20 यूनिट्स ऑफ बुक्स, ये इसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो ये कहाँ से आया, आप अच्छे से उसको ध्यान से देखेंगे तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वहां पर जो एक्स है वो हमारा 0 है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वहां पे हमारा x 0 है और x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वहां पे हमारा जो y है वो 0 है। ये हमारा x एक्सिस का इंटरसेप्ट है 40 मिनट्स मूवीज, राइट। तो अब जैसे हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो अगर हमको x एक्सिस पे इंटरसेप्ट अपना देखना है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट का मतलब है हमको y जो है वो 0 करना होगा, दैट मीन्स x2 जो है वो हमको 0 के बराबर रखना होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, x1 इज इक्वल्स टू m अपॉन p1, यहाँ पे इसकी जगह हमने 0 रखा तो दैट मीन्स क्या हो गई, ये पूरी टोटल टर्म जो है इंटू 0 से इंटू हुई, तो ये जो हमारी टोटल टर्म है ये हमारी 0 हो गई। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है ये वाली टर्म m अपॉन p1, m अपॉन p1 इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ऑफ बजट लाइन, ठीक है। ये जो है ये टर्म हमारी y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये जो है ये हमारी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसकी स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्या होता है, वैसे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो देखें तो ये वाली जो टर्म होती है, ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो उसका स्लोप होता है। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है, दिस इज आवर बजट लाइन, ये है दिस इज एक्स पॉइंट, एक्स पॉइंट से अब ये जो स्लोप है ये स्लोप हमको कैलकुलेट करना है, तो एक्स एक्सिस से थोड़ा सा डेविएशन देते हैं इस पॉइंट पे, ओके। तो जो फर्स्ट था हमारा बंडल क्या था, एक्स पे, एक्स पॉइंट पे x1 x2, डेविएशन दिया हमारा बंडल क्या हो गया x1 प्लस डेल्टा x1 x2 प्लस डेल्टा x2, दिस इज अवर न्यू बंडल, ओके। अब ये अगर स्लोप निकालना है कैसे निकालेंगे हम, स्लोप इज amount of change in x1 due to change in x2, amount of change in x1 due to change in x2, so this is slope। एक जो है गुड 1 में इंक्रीज या डिक्रीज करने से गुड 2 में कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है, दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बजट लाइन बजट लिख देते हैं, बजट लाइन p1 x1 p2 x2 दिस इज इक्वल्स टू m, ये इसका बजट लाइन। नाउ इसका बजट लाइन p1 x1 प्लस डेल्टा x1 प्लस p2 x2 प्लस डेल्टा x2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, m, ठीक है। ये हमारी दोनों बजट लाइन की इक्वेशन हो गई। अब चेंज निकालना है तो दैट मीन्स इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
1 में से इक्वेशन 2, subtracting equation 2 from equation 1, what we get? We get p1 x1 minus p1 x1 minus p1 delta x1 plus p2 x2 minus p2 x2 minus p2 delta x2, right? This is equals to what? 0. m minus m हमारा हो गया 0, तो ये कैंसिल हो गया एंड ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट इक्वेशन वी विल गेट? वी विल गेट p1 डेल्टा x1 प्लस p2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, ये आ गया हमारा. नेक्स्ट क्या करेंगे हम? इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ. इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? कि हम क्या करेंगे, इसको स्लोप हमें निकालना है, तो x1 अपॉन x2 हम निकालेंगे डेल्टा x2 अपॉन x1. तो ये कितना आएगा? डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 नेगेटिव आएगा. देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिवली स्लोप्ड है बजट लाइन. ये होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू P1. okay, P1 upon P2. So this is the slope of budget line. This is the slope of budget line. तो दैट मीन्स क्या हो गया? ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में सपोज दिस इज द इक्वेशन, ये जो है m upon p1, this is intercept on y axis. What is this? This is intercept on y axis, and this is p1 upon p2 upon p1. This is what? This is slope of budget line. This is slope of budget line. This is slope and this is intercept, right? So come to the next point. So that means what? This point is intercept on y-axis. This is m upon py. I hope you all understood that from where I got this m upon py, and this is m upon px. This is the equation of budget line, and the slope of budget line is what? This is the slope of budget line minus px upon py. पहले बात करेंगे हम चेंज इन इनकम की. क्या होगा अगर इनकम इंक्रीज होती है? सपोज इनकम जो है m से हो जाती है हमारी, थोड़ा पहले इसको एल्जेब्रिकली डराइव करने की कोशिश करेंगे. m से हो जाती है हमारी m डैश. तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन? यहाँ पर x1 p1 plus x2 p2 is equals to m dash. We can also write this in this form. Px1 is equals to m1 dash upon p1 plus x2 p2 upon p1. अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम. वी कैन राइट इन दिस इन अनदर फॉर्म ऑल्सो. अगर हम यहाँ पर y एक्सिस के इंटरसेप्ट के बाद x एक्सिस पे इंटरसेप्ट को भी अगर हम देखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. x2 इज इक्वल्स टू m डैश p2 प्लस x1 p1 अपॉन p2. तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसका स्लोप है p2 p1, सॉरी ये साइन, दिस इज माइनस
एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो स्लोप है, स्लोप जो है दोनों में वही है, स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है, सिर्फ जो है हमारा इंटरसेप्ट चेंज हुआ है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट सिर्फ चेंज हुआ है। तो अगर केस ये है कि m इफ m इज ग्रेटर देन m डैश, यानी कि जो इनकम है हमारी कम हो गई है अगर, तो दैट मीन्स ये इंटरसेप्ट छोटा हो जाएगा। तो बजट लाइन क्या होगी, हमारी जो इनिशियल बजट लाइन थी उससे चेंज हो जाएगी। हमारी इनिशियल बजट लाइन ये वाली थी, जो मैं रेड लाइन से खींच रही हूँ, ये हमारी इनिशियल बजट लाइन थी। ये क्या होगी, यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज इंटरसेप्ट जो है वो छोटा हो गया। और इनकेस अगर यहाँ पर जो है इनकम हमारी इंक्रीज हो जाती है, इफ m इज लेस देन m डैश, तो क्या होगा, तो ये जो है इंटरसेप्ट, ये इसका जो अमाउंट है ये बढ़ जाएगा, इंटरसेप्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट करेगी, बजट लाइन विल मूव आउटवर्ड। ठीक है, इट विल शिफ्ट आउटवर्ड। So if there is an increase in income, it shifts the budget line outward, and if there is a decrease in income, it shifts budget line inward. ठीक है, इंक्रीज होगी ऊपर चला जाएगा, डिक्रीज होगी तो नीचे आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। सपोज जो इनकम है हमारी यहाँ पर 80 रुपीज है। इफ इनकम जो है हमारी अगर 80 रुपीज है, तो हम कितना जो फूड है, फूड पर वीक कितना 80 यूनिट्स वी कैन परचेज। ठीक है, 80 रुपीज है, 80 यूनिट्स वी कैन परचेज, दैट मीन्स 1 रुपीज जो है उसकी प्राइस है। इफ द इनकम डिक्रीजेस टू 40 रुपीज, नाउ हाउ मच वी विल हाउ मच वी कैन अफोर्ड, वी कैन अफोर्ड ओनली 40 यूनिट्स। तो ये यहाँ से ये पॉइंट नीचे चला जाएगा। और इफ वी आर स्पेंडिंग होल इनकम ऑन क्लोथिंग, इन केस ऑफ 80 रुपीज इनकम, वी कैन परचेज 40 यूनिट्स, एंड इफ द इनकम डिक्रीज टू 40 रुपीज, 80 से 40 हो जाएगी, तो अब हम 40 की जगह कितना 20 यूनिट ही खरीद पाएंगे, आधा हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये इंटरसेप्ट भी नीचे आ गया, ये इंटरसेप्ट भी नीचे आ गया। तो बजट लाइन इन दोनों को मिलाएंगे, कहाँ शिफ्ट होगी, इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सेम केस है, अगर जो इनकम है 80 की जगह 160 हो जाती है, 160 रुपीज हो जाती है अगर इनकम 80 की जगह, तो दैट मीन्स 160 यूनिट्स हम परचेज कर पाएंगे। और यहाँ पे भी अगर 160 हो जाती है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 रुपीज रेट आ रही है एक की। ठीक है, 80 में 40 खरीद सकते थे, तो 160 में कितना 80 खरीद पाएंगे। तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये हमारी नई बजट लाइन आ जाएगी। सो इफ इनकम इंक्रीजेज, इट शिफ्ट्स द बजट लाइन आउटवर्ड, ही बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और अल्जेब्रिकली भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका सिर्फ इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, लेकिन इसका ये जो स्लोप है उस स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए व्हाट हैपन्स इफ द प्राइसेस चेंज, अगर प्राइसेस चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा। सपोज दो गुड्स हैं, सबसे पहले इसको एल्जेब्रिकली देखते हैं। सपोज द प्राइस है P की जगह P1 की जो प्राइस है वो हमारी चेंज होके हो गई है P1 डैश। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या आएगा, x1 इज इक्वल्स टू m अपॉन P1 डैश प्लस x2 P2 अपॉन P1 डैश, अगेन गलत माइनस साइन। x2 की टर्म्स में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देन व्हाट विल हैपन, P2 माइनस P1 डैश x1 अपॉन P2। अब देखिए इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे हम। अगर इसका इंटरसेप्ट हम निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे अगर हम इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, x1 की प्राइसेस चेंज हुई हैं, x1 को हमने एक्स एक्सिस पे मेजर किया है, एक्स एक्सिस पे हम इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इंटरसेप्ट
चेंज होगा और स्लोप भी चेंज होगा। यहाँ P1 की जगह P1 डैश आ गया, यहाँ पे भी P1 की जगह P1 डैश आ गया। तो both the things will change, slope and intercept। ठीक है, लेकिन अब अगर इसका y एक्सिस पे हम इंटरसेप्ट देखेंगे, ठीक है, y एक्सिस पे हम इंटरसेप्ट देखेंगे तो क्या होगा, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो हमारा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी जिस गुड की प्राइस चेंज हुई है उस गुड का जो एक्सेस है वहां पर इंटरसेप्ट चेंज होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में जो स्लोप है, स्लोप तो चेंज हो ही जाएगा। जिस गुड की प्राइस चेंज हुई है उस गुड का इंटरसेप्ट ही चेंज होगा। अब अगर सपोज प्राइस जो है वो कम हो गई है, P1 से P1 डैश हो गई है, P1 डैश जो है वो कम हो गई है, तो दैट मीन्स ये नीचे की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो जो इंटरसेप्ट है वो पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा दैट मीन्स क्या है, जिसे मैं यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, पहले ये था, ठीक है, यहाँ पर इस एक्सिस पे हम एक्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, तो जो इंटरसेप्ट है बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स ये यहाँ पे आ जाएगी लाइन। ओके, और जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट वही है, लाइन का स्लोप तो चेंज हो ही गया है। इन केस अगर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरसेप्ट छोटा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगी ये लाइन, ठीक है, इंटरसेप्ट छोटा हो जाएगा, इंटरसेप्ट छोटा होगा क्योंकि ये जो अमाउंट है वो पहले से बड़ा हो गया नीचे का अमाउंट, तो ये जो क्वांटिटी है टोटल जो अमाउंट है वो छोटा हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से मैं समझाती हूँ इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। सपोज यहाँ पर दो एक्सिस लिए हैं, एक एक्सिस पे मैंने मेजर किया है फूड, दूसरे पे मैंने मेजर किया है क्लोथिंग। क्या होगा, यहाँ पर हमारी ये जो है इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है, 40-80 ये जो है रेड वाली, रेड कलर कर देते हैं, रेड वाली जो है ये है हमारी इनिशियल बजट लाइन। फूड का प्राइस क्या है, सपोज 1 रुपी है। अब अगर फूड का जो प्राइस है 1 रुपी से हाफ रुपी हो गया है, ओके, से अगर ये 10 रुपए है, 10 का 5 रुपए हो गया है, 1 रुपया था आधा रुपया हो गया है, या जिसे हम कहते हैं 50 पैसा हो गया है, तो क्या होगा, पहले 80 यूनिट्स ही बाय कर सकता था, अब उसी अमाउंट में चूंकि प्राइसेस कम हो गई है 160 यूनिट्स, यानी प्राइसेस आधी हो गई तो डबल यूनिट्स परचेज कर सकता है, तो ये इंटरसेप्ट यहाँ आ जाएगा। दूसरा वाला इंटरसेप्ट वही प्राइस है, वहां पर दूसरी क्लोथिंग की प्राइस वही है, तो इंटरसेप्ट वही होगा, और इसको जब हम मिला देंगे तो ये हमारी नई वाली बजट लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर जो प्राइस है सपोज 2 रुपीज हो जाए, प्राइस है 2 रुपीज हो जाए फूड की, तो पहले 80 यूनिट्स जो हम परचेज कर सकते थे, हमारी इनकम कितनी है, इनकम है हमारी 80 ही है, तो 80 रुपीज में 80 यूनिट परचेज कर सकते थे, अब 2 रुपए हो गई प्राइस, तो अब 40 यूनिट्स ही परचेज कर पाएंगे। ठीक है, और ये तो 40 ही रहेगा, 2 रुपीज प्राइस है, ठीक है, इनकम उतनी ही है, तो दैट मीन्स इसको मिलाया तो ये नई वाली हमारी बजट लाइन आ गई। तो दोनों ही केसेस में स्लोप तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर प्राइसेस कम हो रही है तो इंटरसेप्ट बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही है तो इंटरसेप्ट कम हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखिए, तो एक्स वाली एक्स गुड की जो एक्स एक्सिस पे जो गुड है उसकी बात हो गई। अब अगर वाई एक्सिस पे देखें, जो P1 है वो तो उतना ही है, लेकिन जो P2 है वो चेंज हो गया, तो क्या होगा, हमने एक्स एक्सिस पे टी शर्ट्स को मेजर किया है, वाई एक्सिस पे हमने मूवीज को मेजर किया है, राइट। सपोज जो है मूवीज की रेट जो है 7 रुपीज है, और जो बजट है हमारा वो है 56। टी शर्ट जो है, टी शर्ट की तो रेट उतनी ही है,
वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे मूवीज लिखा है, मूवीज 7 रुपीज टिकट है, 76 का बजट है, तो हाउ मच यूनिट्स वी कैन परचेज 8 यूनिट्स, 7 into 8 56, सो वी कैन परचेज 8 यूनिट्स। लेकिन अब अगर मूवी की प्राइस इंक्रीज होकर 14 रुपीज हो गई, लेकिन बजट उतना ही है, तो फिर हम कितना परचेज कर सकते हैं? हम सिर्फ 4 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। सो द न्यू बजट लाइन विल शिफ्ट दिस साइड, ठीक है। तो जो इनिशियल बजट लाइन अगर ए बी थी, तो नई जो बजट लाइन है वो हो जाएगी हमारी सी बी। देखिए, इस वीडियो में हमने समझा कि जो बजट लाइन है वो क्या होती है, उसका स्लोप क्या है, उसका इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप कैसे डिसाइड होता है। उसके बाद जो है बजट लाइन में चेंजेस किस किस तरह के होते हैं, इनकम में चेंज होने से बजट लाइन में क्या चेंज होता है, और गुड्स की प्राइसेस चेंज होने से बजट लाइन में क्या चेंज होता है। तो उसके बाद एट लास्ट अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, बजट लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने जो जो समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, नेगेटिव स्लोप होता है हमेशा, ये इस तरह की बनती है बजट लाइन। सेकंड जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऑलवेज लीनियर कर्व होता है और एक स्ट्रेट लाइन होती है। और जो ये है, ये हमारी रियल इनकम लाइन है, यानी कि ये हमारी परचेजिंग पावर को बताती है कि हम इतने बजट में कितनी गुड्स को परचेज कर पाएंगे। और जब ये इसका एक बहुत अच्छा यूज होता है, जहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है, वहां पर जो है हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि बजट लाइन क्या होती है। आपके लिए एक सवाल, एक क्वेश्चन, व्हाई डज अ बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड? अगर आपको इसका जवाब पता है तो फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।